हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। टीचर की जो एग्ज़ाम्स होने थे 24 तारीख का, पहली पाली और दूसरी पाली में दोनों हुए। बीपीएससी ने अपना रुतबा दिखाया। क्वेश्चंस हार्ड थे, निसंदेह क्वेश्चंस हार्ड थे। ये प्राइमरी टीचर्स के लिए नहीं बल्कि पीसीएस अधिकारी के लिए या फिर आईएएस अधिकारी के लिए पूछा गया प्रश्न था। 3 ऑप्शंस आपके पास थे और बाकी के चौथा और पांचवा में ही खेल हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे क्या होता है। फिलहाल हम लोग केंद्रित करते हैं, फोकस करते हैं बिहार पुलिस पर। बिहार पुलिस या फिर और आयोग सभी एक्शन मोड में है, इसीलिए आपकी तैयारी पुख्ता होनी चाहिए, क्योंकि बिहार पुलिस का जो एग्जाम्स होने हैं वो भी आपको टफ ही लगेंगे। क्वेश्चंस इसी तरह से पूछे जाएंगे, हार्ड होंगे। थोड़ा सा पूछने की जो शैली होगी वो थोड़ा अलग होगी, इसलिए हर तरीके से आपको यहाँ पे अपने आप को मुकम्मल बना लेनी होगी। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा रोग वंशानुगत होता है? इनमें से, निम्न में से कौन सा रोग वंशानुगत होता है? स्कर्वी बीमारी की अगर हम बात करें तो यह विटामिन सी के कारण होता है। ठीक है, ये विटामिन सी के कारण होता है स्कर्वी डिजीज। इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है विटामिन सी को। रिकेट्स बीमारी जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। एक एक चीज़ों को आप समझते जाएं। और वर्णांधता जो रोग होता है यही आपका सही जवाब होगा, वंशानुगत होता है। ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में यह रोग चलते जाता है, इसलिए वर्णांधता को वंशानुगत रोग कहा जाता है। ये ऐसा डिजीज है जो कि वंश से फैलता है, यानी कि अगर पिता में है तो पुत्र में होगा। रतौंधी की अगर बात करें तो यह विटामिन ए की कमी से होता है। तो सारी चीज़ों को आप समझते जाएं। स्कर्वी, रिकेट्स, वर्णांधता रोगी जो भी, ये बायोलॉजी से प्रश्न पूछे गए हैं और बायोलॉजी से प्रश्न अधिकतम होते हैं। ठीक है, साइंस अगर 30 आपके बिहार पुलिस में आते हैं, 30 क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें से 10-12 क्वेश्चन आप ये जान लें, 12 प्लस होंगे। 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन ज़्यादा ही हो सकते हैं, बायोलॉजी से क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह से प्रश्न अराइज होते हैं। आगे देखेंगे नंबर 30, दूसरा, खादर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है? मिट्टी को हम पढ़ाए हैं, 8 प्रकार की मिट्टी है। भारत में 8 वर्गों में मिट्टियों को बांटा गया है। ठीक है, जिसमें से लेटेराइट मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, इस तरह की मिट्टियां हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो होती है ये 2 प्रकार की मिट्टी होती है। कितने प्रकार की मिट्टी होती है? 2 प्रकार की। एक होता है खादर और एक होता है बांगर। याद रखना है, एक होता है खादर और एक होता है बांगर। खादर जो मिट्टी होती है ये नवीनतम मिट्टी होती है, नवीन जलोढ़ मिट्टी से भी कहा जाता है, नवीन जलोढ़। ठीक है, इसे नवीन जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी खादर को जाना जाता है, खादर मिट्टी को। जबकि बांगर जो होता है ये पुरानी मिट्टी होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। तो ये दोनों पॉइंट को आप याद रखें। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, खादर होती है, एक बांगर होती है। खादर जो होती है वो नवीन जलोढ़ कहलाती है और बांगर जो होती है पुरानी जलोढ़ कहलाती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी वहाँ मिलते हैं जहाँ नदियों का साल भर आना जाना लगा रहता है, और जहाँ नदी उदी नहीं होती है या फिर नदी कई वर्षों पे आती है तो उस क्षेत्र में बांगर या पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ये याद रखना है। और भारत में जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है, ये भी आप पॉइंट में नोट कर लें। आगे देखेंगे, मोपला आंदोलन हुआ था। मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था ये बताना है। तो मोपला आंदोलन जो हुआ था ये केरल में हुआ था। मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? केरल में। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों में से एक भी है, इसको आप रख सकते हैं। तो मोपला आंदोलन जो हुआ था 1921 ईस्वी में हुआ था। यह एक सांप्रदायिक आंदोलन भी कह सकते हैं, ये सांप्रदायिक संघर्ष था जिसे आंदोलन के रूप में दिया गया था। मोपला आंदोलन कहलाता है। ये केरल में हुआ था 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में एक एक चीजों को आप समझते जाएं। ठीक है, आगे चौथा नंबर, लखनऊ समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन थे? क्वेश्चंस का स्तर देखें, क्वेश्चंस का स्तर, फिर पढ़ाने का तरीका। अगर ये सारी चीजें आपको पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको जाएगा तभी आप अगला वीडियो देख पाएंगे। इसके लिए नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। ठीक है, जितने भी नोटिफिकेशन आपको जाएंगे सबसे पहले आपके मोबाइल पे। ठीक है,
और तरीका अगर आपको पसंद है तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करना ही है। उसके बाद आप दोस्तों को शेयर करें, कमेंट जरूर करके बताएं कि कैसा लगा पढ़ाने में, क्या हम सुधार कर सकते हैं, ये भी आप हमको बता सकते हैं। ठीक है, कैसे प्रश्न आपको चाहिए वो भी हम उस स्तर के प्रश्न हम लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो लखनऊ समझौता सबसे पहले समझेंगे। ये हुआ था 1916 ईस्वी में। ठीक है, लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था? लखनऊ समझौता में मेनली रूप से कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था समझौता। यह मुस्लिम लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में। लखनऊ में जो समझौता हुआ था वो मेनली रूप से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो 1885 ईस्वी और मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करें तो ये 1906 ईस्वी में की गई थी। और दोनों का समझौता हुआ था, लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता था। इसमें बाल गंगाधर तिलक की मुख्य भूमिका थी बाल गंगाधर तिलक की। और इनके साथ जो साइन किया था, हस्ताक्षर किया था मुस्लिम लीग के तरफ से, वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद कर लें, हर एक पॉइंट को आप देखते जाएं। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था। किस लिए हुआ था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच दोनों में समझौता हुआ था। बाल गंगाधर तिलक इसमें मुख्य भूमिका में थे और मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग की तरफ से लीड कर रहे थे। तो इस तरह से पॉइंट को आप जोड़ते जाना है, याद करते जाना है। आगे देखेंगे 5वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव ग्रहण किया। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, कांग्रेस अधिवेशन, तिथि, उसके महत्वपूर्ण निर्णय, ये सारी चीजों को आपको पढ़ने हैं। गवर्नर जनरल को पढ़ने हैं, यानी कि गवर्नर जनरल वायसराय हो गए, उसका कार्यकाल पढ़ना है। और उसमें जो निर्णय लिया गया है, उसमें जो उसने काम किया है गवर्नर जनरल, इसको आप पॉइंट में नोट करते चल जाएं और इन चीजों को आप जरूर याद रखें। इन सारी चीजें ज्यादातर पूछे ही जाते हैं। तो राष्ट्रीय कांग्रेस की बात हो रही है। सबसे पहले पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब ग्रहण किया, कब पारित किया गया था, ये बताना है। तो ये हो जाएगा लाहौर अधिवेशन में। ये कब हुआ था? लाहौर अधिवेशन में कब हुआ था? तो ये 1929 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये याद रखना है। 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव इसमें पारित किया गया था। और अध्यक्षता की बात करें तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता की अगर बात करें तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी इस अधिवेशन की 1929 ईस्वी में। और इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। ये लाहौर में हुआ था। इन सारी चीजों को नोट जरूर कर ले। आगे देखें 6ठा, भारत सरकार का प्रथम न्याय अधिकारी। कितनों बार ये हम करा चुके हैं। क्वेश्चंस थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के इधर उधर से पेश किया जाता है, बाकी क्वेश्चन हम बता चुके हैं। प्रथम न्याय अधिकारी की बात करें तो महान्यायवादी को कहा जाता है। महान्यायवादी जिसे हम लोग अटॉर्नी जनरल के नाम से भी जानते हैं, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, इसे हम क्या जानते हैं? अटॉर्नी जनरल के नाम से। और इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है? तो अनुच्छेद की अगर हम बात करें, संविधान में बात करें तो ये 76 में वर्णित है। ठीक है, इसकी नियुक्ति की अगर बात करें तो नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। किसकी? महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखें। और इसका जो कार्यकाल होता है मेनली रूप से 5 वर्षों का होता है, लेकिन ये प्रसाद पर्यंत कह सकते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन अगर पूछे तो इस तरह के अगर ऑप्शंस रहे तो यही इसका सही जवाब होगा। आगे देखेंगे 7वां, रैखिक संवेग के बदलने की दर। अगर रैखिक संवेग की दर बदल जाती है वैसी स्थिति में उसको हम क्या कहेंगे? बल कहेंगे, फोर्स कहेंगे। आगे देखेंगे, ये है 8वां, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसे मनाया गया था 1966 ईस्वी में। 1966 ईस्वी में दिन कौन सा था? तो 8 सितंबर था। 8 सितंबर को यह सबसे पहले मनाया गया था 1966 ईस्वी में। और तब से लगातार अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल है क्या है, ये बताना है।
तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संस्था है, ये तो पता है। किस प्रकार का संगठन है ये? तो मानवाधिकार संगठन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल है मानवाधिकार संगठन। अगर हम इसकी स्थापना की बात कर लें तो 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। किसका? मानवाधिकार संगठन का स्थापना किया गया था। कब? 10 दिसंबर 1948 ईस्वी में। और 10 दिसंबर को ही मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे ये उठकर आता है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। एमनेस्टी इंटरनेशनल किस प्रकार का संगठन है? तो मानवाधिकार संगठन है। अगर हम इसकी मुख्यालय की चर्चा कर लें, मुख्यालय कहाँ है? तो ये कहाँ है? जेनेवा में है। और जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। 10 दिसंबर 1948 में इसकी स्थापना हुई है। मानवाधिकार दिवस हम लोग मनाते हैं 10 दिसंबर को। एक और बात यहाँ याद करने वाली है कि भारत में मानवाधिकार कब शुरुआत की गई? भारत में अगर हम भारत की बात करें तो ये 1993 ईस्वी से इसका गठन किया गया। 1993 ईस्वी इसका गठन किया गया है। तो ये भी पॉइंट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5 पॉइंट एक प्रश्न से। तो एक एक प्रश्नों को आप नोट करते जाएं, क्वेश्चन के साथ नोट करते जाएं, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता है? निम्नलिखित में से अमलगम क्या होता है पहले ये समझें। अगर पारा मिश्र धातु बनाती है जिस भी धातु के साथ, तो वो अमलगम के नाम से जाना जाता है। अमलगम की अगर हम चर्चा करें तो कुछ धातु जो होता है वो पारा के साथ अमलगम नहीं बनाता है, जैसे कि इस ऑप्शंस में टंगस्टन है। ठीक है, इस ऑप्शंस में क्या है? टंगस्टन है जो कि अमलगम नहीं बनाता है। एक और धातु है जिसको हम लोग लोहा कहते हैं, और भी धातु है जो कि अमलगम नहीं बनाता है। तो मेनली रूप से ये दो चीज याद रखें। लोहा खास करके ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, अमलगम यह नहीं बनाता है। आगे देखेंगे 11, कौन स्वपोषी होता है? इसमें से आप देखें शैवाल, विषाणु, कवक और प्रोटोजोआ, इसमें से कौन सा स्वपोषी होता है? बाकी तो जो भी होता है वो परपोषी ही कहलाता है, लेकिन शैवाल की अगर चर्चा कर लें तो शैवाल जो होता है वो स्वपोषी होता है। आगे देखें, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? शैवाल की चर्चा हो रही है तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया कि लेमिनेरिया नाम का जो शैवाल होता है इससे आयोडीन प्राप्त होता है। आयोडीन जो कि साल्ट यानी कि नमक में पाया जाता है, पाया जाने वाला एक पदार्थ है। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? हालांकि माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो लगभग सभी कोशिका में पाए जाते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे चर्चा कर लें जीवाणु की, तो जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है। जीवाणु के साथ एक और है नील हरित शैवाल एक है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो दोनों को याद रखें, मोटा मोटी क्वेश्चन इसी से आते हैं, जनरेट होते हैं। आगे देखेंगे, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? देखिए सेल जो होते हैं वो गठन करते हैं ऊतकों का, जिसको हम लोग टिश्यू कहते हैं। कोशिका से ऊतक का निर्माण होता है, और ऊतक का जो मेन रीजन होता है निर्माण होने का, ये किसके द्वारा होता है? ये प्रोटीन के द्वारा होता है। ठीक है, प्रोटीन के द्वारा ऊतकों का निर्माण होता है। अब आप देखेंगे 15 नंबर, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? देखिए क्वेश्चन को कंफ्यूजन बनाया गया है। आप देखते होंगे बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन क्या ये आसान है? आप समझ सकते हैं इस चीज को? पूछिए, बताइए। ये कहता है मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो देखिए इसमें दोनों है, एक विटामिन ए है और एक विटामिन डी है। दोनों की प्रचुरता होती है। कहां? मछलियों के यकृत में। मछलियों के यकृत में दोनों की प्रधानता होती है, दोनों प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आप यहां पे फंस जाएंगे कि विटामिन ए आप जरूर लगा देंगे, विटामिन डी को छोड़ेंगे, ए जरूर लगा देंगे। तो ओवर कॉन्फिडेंस यहीं से होता है। ओवर कॉन्फिडेंस में है, विटामिन ए पढ़े हैं, मार दिए। इसका आंसर सही हो गया विटामिन ए। मछलियों के यकृत में क्या पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, लेकिन नहीं, विटामिन डी भी मछलियों के यकृत में पाया जाता है। अगर क्वेश्चंस में दोनों हो तो दोनों में किसकी प्रचुरता अधिक होती है? अधिक, अगर सर्वाधिक की बात हो जाए तो विटामिन ए हो जाएगा यहाँ पे। अगर सिर्फ प्रचुरता होती है तो ये दोनों होगा, विटामिन ए भी होगा, विटामिन डी भी होगा, जो कि यकृत में, मछलियों के यकृत में पाए जाते हैं।
तो इसका सही जवाब दोनों होगा, याद रखना है। आगे, निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? संक्रामक तो होता ही है और वह वायु से भी फैल जाता है, संक्रमित। तो ये है प्लेग बीमारी। प्लेग बीमारी जो होता है ये वायु के माध्यम से फैलने वाला बीमारी होता है, ठीक है, वायु से फैलने वाला बीमारी होता है। और टाइफाइड जो होता है, हैजा जो होता है, ये दोनों बीमारी जो होता है ये जीवाणु से होने वाला रोग है, बैक्टीरिया जनित रोग है। तो हर एक चीजों को आप समझते जाएं, क्योंकि पढ़ना है तभी फोड़ना है। किसी भी चीज की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको मेहनत करना होगा, हर एक क्वेश्चन से रूबरू होना होगा, समझना होगा। और रट्टा मारने से अच्छा है कि यहाँ अच्छे तरीके से समझ लें, और बार बार एक दो बार अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती है। सभी टॉपिक से प्रश्न इसमें आते हैं, सभी सब्जेक्ट के प्रश्न होते हैं, तो आपको ये सेट लगानी चाहिए। आगे देखेंगे 17 नंबर, मुख में यानी कि मुंह में मंड का शर्करा पाचन किसके द्वारा होता है? मुंह में देखिए लार होता है। सबसे पहले आप जाने कि मुख में जो पाचन रस होता है उसे हम लार के नाम से जानते हैं। और लार में क्या होता है? टाइलिन होता है। लार में क्या होता है? टाइलिन नाम का एंजाइम होता है, एंजाइम होता है, यह याद रखना है। लार में टाइलिन नाम का एंजाइम होता है जो कि स्टार्च को, जिसको हम लोग मंड कहते हैं, स्टार्च को क्या कन्वर्ट कर देता है? शर्करा में, ठीक है, शर्करा में, और इसका पाचन करता है। तो इसका सही जवाब टाइलिन हो जाएगा। क्वेश्चन को समझना है, ठीक है, क्वेश्चन को समझना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? देखिए रक्त जो होता है, रक्त, ब्लड, ब्लड की अगर बात करें, रक्त की बात करें, तो इसमें ढेर सारी चीजें होती है, जैसे कि आरबीसी हुआ, डब्ल्यूबीसी हुआ, ठीक है, और भी इसमें होते हैं। तो आरबीसी खास करके जो होता है, आरबीसी जिसको हम लोग रेड ब्लड कार्पसल्स कहते हैं या फिर इसको लाल रक्त कणिका कहते हैं, लोहित कोशिका इसका सही जवाब हो जाएगा। ये ऑक्सीजन वहन का काम करती है, ऑक्सीजन वहन का काम करती है। आगे देखें 19, एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? जब ग्रह से सूर्य की दूरी अधिकतम हो, किसी भी ग्रह की सूर्य से अधिकतम दूरी हो, तो उसे हम लोग अपसौर के नाम से जानते हैं, अपसौर के नाम से जानते हैं अधिकतम दूरी को। अगर पृथ्वी की बात कर लें, पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी कब होता है? अधिकतम दूरी किस तारीख को होता है? याद रखना है, यानी कि अपसौर की स्थिति बनती है तो ये है 4 जुलाई, स्थिति को याद कर लेना है, और ये अपसौर कहलाता है। और क्वेश्चन ये नहीं बन के ये भी पूछा जाता है। तो पृथ्वी और सूर्य की जो अधिकतम दूरी होती है वो 4 जुलाई को होती है, और उस स्थिति को हम लोग अपसौर कहते हैं। आगे देखेंगे सवाल, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी, दोनों क्वेश्चंस यहाँ पे आ गए, एक तो अधिकतम दूरी और दूसरा है सूर्य से न्यूनतम दूरी। अगर अधिकतम दूरी हो तो अपसौर, और पृथ्वी के साथ 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति बनती है। अगर कोई भी ग्रह है और सूर्य की दूरी न्यूनतम हो तो ऐसी स्थिति में उपसौर की स्थिति बनेगी, उपसौर की स्थिति बनेगी। और अगर हम पृथ्वी की बात कर लें, पृथ्वी और सूर्य की जो न्यूनतम दूरी होती है, वो किस तारीख को होता है? 3 जनवरी को होता है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, एक 4 जुलाई जो कि अपसौर की स्थिति बनाती है, पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी, और पृथ्वी और सूर्य की अगर न्यूनतम दूरी की बात कर लें तो 3 जनवरी को होती है न्यूनतम दूरी, यानी कि सबसे कम नजदीक में सूर्य और पृथ्वी होती है, और उस स्थिति को हम लोग अब उपसौर के नाम से जानते हैं। तो दोनों प्रश्नों को अच्छा से पढ़ लें, जियो का सवाल है, ये क्वेश्चंस आते हैं। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? क्वेश्चंस यहाँ पे गड़बड़ा गया, अधिकता हो जाएगा, अधिकता है बेसाल्ट। बेसाल्ट चट्टान किस परत में पाया जाता है? तो भूपृष्ठ यानी कि पृथ्वी जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है, एक भाग नीफे है, एक भाग सीमा है, एक भाग सियाल है। नीफे में अगर बात करें तो किसकी प्रधानता होती है? इसमें निकेल और फेरस की प्रधानता होती है, ठीक है, यानी कि निकेल और लोहा की प्रधानता होती है नीफे में।
सीमा की अगर हम चर्चा कर ले तो इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। सिलिकॉन और मैग्नीशियम नामक धातु जो होता है, धातु अधातु कह सकते हैं दोनों, इसमें पाया जाता है। सियाल में सिलिकॉन और एल्युमिनियम की प्रधानता होती है, तो ये याद रखने वाली चीजें हैं। और बैसाल्ट चट्टान जो होता है ये सीमा में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, अधिकता होती है सीमा में। वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व, अस्थायी तत्व की अगर हम चर्चा करें तो नाइट्रोजन भी अस्थायी तत्व है, जलवाष्प भी अस्थायी तत्व है और ऑक्सीजन भी अस्थायी तत्व है। वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व की बात करें तो तीनों अस्थायी तत्व ही है, लेकिन सर्वाधिक क्वेश्चन में आ गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जलवाष्प। सर्वाधिक की अगर यहाँ पे चर्चा हो जाए तो वो हो जाएगा जलवाष्प। आगे देखेंगे 23 नंबर, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? तो इन सभी में से आयन मंडल आपका सही जवाब हो जाएगा। दीर्घ रेडियो तरंगे जो होती है वो आयन मंडल से ही टकराती है। किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? वायुमंडलीय परत हम पढ़ाए हैं 5 प्रकार के होते हैं। क्षोभ मंडल से ये शुरुआत होता है और बहिर्मंडल तक जाता है। बहिर्मंडल सबसे ऊपर होता है, जहाँ की जितने भी छोटी कहते हैं, जहाँ हल्की गैसें जो होती है वो बहिर्मंडल में होती है, जैसे कि हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, उसकी अधिकता बहिर्मंडल में अधिक होती है। तो ये भी आप क्वेश्चन याद रखें। अभी हमने पढ़ाया था आयन मंडल। आयन मंडल में क्या होता है? दीर्घ रेडियो तरंगे जो होती है पृथ्वी से टकराती है, तो ये सारी चीजों को पढ़ना है। फिर एक समताप मंडल है। समताप मंडल में क्या होता है जो आपको पढ़ने योग्य चीजें हैं। समताप मंडल में वायुयान उड़ सकता है। अगर क्षोभ मंडल की बात करें तो मौसमी परिवर्तन का छत इसलिए इसे कहा जाता है क्षोभ मंडल को, क्योंकि मौसम के अनुसार जो भी परिवर्तन होता है, चाहे वो वर्षा हो, आंधी हो, तूफान हो, या फिर बादल का गरजना, या फिर बादल का बनना, या कह सकते हैं ओश गिरना, ये सारी प्रक्रिया जो भी होता है मौसम से संबंधित ये क्षोभ मंडल में होता है। यही कारण है कि क्षोभ मंडल में ये वायुयान उड़ने का सही अनुकूल जगह नहीं है, इसीलिए समताप मंडल में वायुयान उड़ता है। तो हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें और पॉइंट को नोट करते जाएं। विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वॉन झील है, जो कि विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील है। एक क्वेश्चन तो यहीं पे आपका है। कहाँ है? तो तुर्की में है। देखिए 2 क्वेश्चन है, तो हमेशा क्वेश्चन को समझें और उसके बाद उसको रट्टा मारें, याद करें। रट्टा तो नहीं मारना है, क्वेश्चंस देखना है और क्या बनाना है? प्रैक्टिस सेट बनाना है, जिससे आपका क्वेश्चन मजबूत होगा। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो वो महाद्वीप है यूरोप, जिसे प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट किसके विकास पर विशेष जोर दिया है, विशेष बल दिया है, ये बताना है। हंटर कमीशन की अगर हम चर्चा कर लें तो इसे भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, भारतीय शिक्षा आयोग। और इसकी स्थापना की अगर हम बात कर लें, स्थापना की बात कर लें, गठन, या इसे हम गठन भी कह सकते हैं, तो ये 1882 ईस्वी में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया है। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1882 ईस्वी में किया गया है। और इसकी अध्यक्षता, इस आयोग की जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष की अगर हम चर्चा कर लें तो अध्यक्ष हैं विलियम हंटर। क्या नाम है इनका? विलियम हंटर। और यही कारण है कि हंटर के नाम से ही इसे जाना जाता है, हंटर आयोग के नाम से जाना जाता है। और ये जो वकालत की है, यह जो सिफारिश किया है, यह प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल देने के लिए बोला है। हंटर कमीशन के रिपोर्ट में यह छनकर सामने आया है, बताया गया है कि प्राथमिक शिक्षा के विकास पर बल दिया जाना चाहिए। 28 देखें, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार ढाबे को आयोजित किया गया था? चिटगांव कहाँ है? तो अभी के बांग्लादेश में है। अभी के कहाँ है? बांग्लादेश में है, याद रखना है। चिटगांव कहाँ है? तो अभी के बांग्लादेश में है। पहले यह भारत में ही हुआ करता था। चिटगांव शस्त्रागार कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी को हुआ था, याद रखना है। कल्पना दत्तवी से जुड़ी हुई है, यह भी हमने बताया था। तो वीडियो को देखेंगे तो सारी चीजों को आप समझते चल जाएंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा सूर्यसेन द्वारा ही यह आयोजित था। 29 लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक, तो यह सल्तनत काल का कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में
सल्तनत काल की स्थापना की थी, यानी कि कह सकते हैं गुलाम वंश की स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, गुलाम वंश। और यह अपनी राजधानी की बात करें, राजधानी कहां बनाया था? राजधानी की अगर चर्चा कर लें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो ये लाहौर में स्थापित किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जब भारतीय शासक बना था तो उस समय उसकी राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1206 ईस्वी में। उसके बाद आगे देखें, अल बेरूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था? यह भारत आया था, ये भी है। तो अल बेरूनी जो था यह फारसी था और यह एक विद्वान था, इतिहासकार था, जो कि महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। महमूद गजनबी को एक लुटेरा की संज्ञा दी गई है। 1025 ईस्वी में आप जानते होंगे, 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। सोमनाथ मंदिर को लूटा था ये। हालांकि सोमनाथ मंदिर को ये कई बार लूट चुका है महमूद गजनबी, लेकिन 1025 ईस्वी में भयंकर लूटपाट मचाया था ये। और अल बेरूनी जो था इसी के साथ महमूद गजनबी के शासन काल कह सकते हैं या इसके साथ कह सकते हैं, अल बेरूनी आया था। और वो सन था 1017 ईस्वी। 1017 ईस्वी जब महमूद गजनबी भारत आया था। आगे देखेंगे, अभिनव भारत नाम क्या जो अंग्रेज विरोधी संगठन था, इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना की गई थी। तो अभिनव भारत की स्थापना कब की गई थी ये बताना है। तो ये 1904 ईस्वी। अभिनव भारत की स्थापना कब की गई थी? 1904 ईस्वी में की गई थी और यह बीडी सावरकर के द्वारा की गई थी। बीडी सावरकर के द्वारा की गई थी 1904 ईस्वी में। बीडी सावरकर ही थे सबसे पहले इतिहासकार जिन्होंने 1857 की क्रांति को क्या कहा था? सबसे पहले क्रांति की संज्ञा दी थी। ठीक है, सबसे पहली क्रांति की संज्ञा दिए थे। बीडी सावरकर के द्वारा ही यह दिया गया था, वक्तव्य था, कथन था। गदर पार्टी की स्थापना पूछ रहा है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बीवीआई। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में की गई थी, ये तो सही है। कहां की गई थी? तो सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। हालांकि इसका मुख्यालय भी सैन फ्रांसिस्को ही है। और इसका जो संस्थापक सदस्य की अगर हम बात कर लें, संस्थापक अध्यक्ष भी कह सकते हैं, संस्थापक भी थे और अध्यक्ष भी थे। तो ये कौन है? पढ़े हैं, ये कौन है? सोहन सिंह भिखना। ठीक है, तो ये याद रखें कि 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी, सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। इसका मुख्यालय भी सैन फ्रांसिस्को है। और संस्थापक कौन थे? तो सोहन सिंह भिखना। अध्यक्ष कौन थे सबसे पहले? तो सोहन सिंह भिखना। संस्थापक अध्यक्ष की बात करें, सोहन सिंह भिखना। तो क्वेश्चन को समझ अगर लेंगे इस तरह से, तो एक क्वेश्चन से अगर 3-4 क्वेश्चन अगर एराइज होते हैं तो भी आप आसानी से उसे हैंडल कर सकते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। किस भारतीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना था वंदे मातरम? वंदे मातरम पढ़ा चुके हैं, कितने बार बता चुके हैं। वंदे मातरम कहां से लिखा गया है, कहां से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। इसलिए वंदे मातरम के भी रचयिता हुए बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, वंदे मातरम को सबसे पहले कहां गाया गया था? तो यह 1896 ईस्वी में रहमतुल्लाह के अध्यक्षता में कह सकते हैं कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1896 ईस्वी में, और उसमें वंदे मातरम सबसे पहले गाया गया था, याद रखना है। और यहां वंदे मातरम जो शीर्ष गीत बना था वह आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1905 ईस्वी में। एक एक पॉइंट को आप देखते जाएं, जोड़ते जाएं, कौन सा क्वेश्चन कहां से राइज हो जाएगा ये ध्यान देना है। तो कौन सा भारतीय आंदोलन था जिसमें वंदे मातरम शीर्ष गीत बना था? तो वह स्वदेशी आंदोलन था जो कि 1905 ईस्वी में हुआ था। अब क्यों हुआ था ये भी आप समझ लें। तो स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था जब बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन के विरोध में। ठीक है, बंगाल विभाजन के विरोध में। अब बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? कर्जन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। इसे भी याद रखना, बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के शासन काल में हुआ था, उसी के द्वारा किया गया था। बांटने का प्रयास, फूट डालो शासन करो, यहीं से ये नीति अपनाई गई थी।
और बंगाल विभाजन का जब विरोध किया गया तो वह स्वदेशी आंदोलन के द्वारा किया गया। यह भी 1905 ईस्वी में शुरू की गई थी। बंगभंग आंदोलन भी इसे कह सकते हैं, जो कि 1911 ईस्वी तक चली थी। यह आंदोलन कितने तक चली थी? 1911 ईस्वी में चली गई थी। और 1911 ईस्वी में जब लॉर्ड हार्डिंग बंगाल विभाजन को रद्द किया था, ये भी याद रखें आप। असहयोग आंदोलन की चर्चा करने कब किया गया था? असहयोग आंदोलन 1920-21, ये भी याद रखना है। चंपारण ये 1917। एक एक पॉइंट को आप नोट करते जाएं, जो पढ़ा चुके हैं उसको भी हम रिवाइज करवा देंगे। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? देखिए, सबसे पहले आप जाने कि एतमादुद्दौला कौन था, तो यह नूरजहां के पिता था। किसका पिता था? नूरजहां का पिता था। याद रखना है इस चीज को, नूरजहां का पिता था एतमादुद्दौला। और इसी का मकबरा आगरा में किसने बनवाया है? नूरजहां ने बनवाया है। अब नूरजहां कौन है? तो जहांगीर की पत्नी थी। नूरजहां जहांगीर की बेगम कह सकते हैं थी, जो कि एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया था आगरा में अपने पिता की याद में। और सबसे पहले पित्रा ड्यूरा का नक्काशी जो किया गया था, नक्काशी का जो उपयोग किया गया था, प्रयोग किया गया था, सबसे पहले यही मकबरा में किया गया था। यही जो मकबरा आगरा में बना था, उसमें पिटर ड्यूरा का नक्काशी प्रयोग सबसे पहले किया गया था। तो क्वेश्चन यहां भी एक राइज हो गया पिटर ड्यूरा का। ठीक है, पिटर ड्यूरा सबसे पहले किसने प्रयोग किया था भारत में? तो नूरजहां था, जो कि अपने पिता एतमादुद्दौला के मकबरा जो कि आगरा में बना था उसमें प्रयोग किया था। ठीक है, आगे देखेंगे 35। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है? ये पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। ये प्रकाश अपवर्तन के नियमानुसार होता है। प्रकाश अपवर्तन के नियम को यह फॉलो करता है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु किस चीज का आवश्यक है? तो ये यूरेनियम धातु है, जो कि नाभिकीय ऊर्जा इससे प्राप्त की जाती है। आगे देखिए, निम्न में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? ये बता रहा है। एलपीजी किया जाता है। ठीक है, इसे जान लेंगे। लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसे कहा जाता है। बायोगैस, इसका भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बायोगैस में मेनली रूप से, मुख्य रूप से जो होते हैं वो मीथेन होते हैं। इसे आप याद कर लें, मीथेन होते हैं। इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मार्स गैस भी कहा जाता है मीथेन को। ये भी आप याद रखें, मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। ठीक है, मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। सीएनजी को कहा जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इससे खाना बनाने का काम नहीं होता है। उसके बाद कोयला से खाना बनाया जा सकता है। तो 4 ऑप्शंस में से आपका सीएनजी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखें 38। प्रकाश वर्ष इकाई है, यूनिट याद जरूर करें। यूनिट से सवाल आते हैं, 1-2 क्वेश्चन जरूर आ जाएंगे ये। तो अगर इकाई की बात करें, प्रकाश वर्ष की इकाई, तो ये किसकी है? तो दूरी की है। समय की हम बता चुके हैं, सेकेंड द्रव्यमान की किलोग्राम, ये हम बता चुके हैं, इसको याद रखना है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? देखिए, क्यूसेक से जो मापा जाता है वो जल की बहाव को मापते हैं। ठीक है, जल की बहाव को कौन मापता है? ये क्यूसेक मापता है। आर्किमिडीज का जो नियम है, सिद्धांत किससे संबंधित है? ये प्लवन के नियम से संबंधित है। आर्किमिडीज का सिद्धांत द्रव से संबंधित है, ये आप जानते होंगे, ये भी आप नोट कर लें। श्यानता की इकाई है। श्यानता की इकाई हम बता चुके हैं। श्यानता की इकाई जो होती है वो पॉइज होती है। सर्वाधिक श्यानता की अगर बात करें किसमें होती है, ये बताइए। श्यानता सर्वाधिक की अगर हम बात कर लें, ये भी हम करवा चुके हैं। सर्वाधिक की बात करें तो ये शहद में होता है। शहद का जो श्यानता होता है वो सर्वाधिक होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट करते जाएं। चाबी भरी गाड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? जब चाबी में ऊर्जा भर देते हैं तो वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में हो जाती है। जैसे कि बांध बनाकर जमा किया हुआ पानी, इसका एक और उदाहरण देख सकते हैं। बांध बनाकर जमा किया हुआ जल, तो ये भी स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है। ये भी आ जाता है, तो इसे भी नोट कर लें। आगे, ध्वनि की चाल अधिकतम कहाँ होती है? जल में नहीं होती है, लेकिन अधिकतम की चर्चा हो रही है। वायु में संचारित होती है। निर्वात में ध्वनि संचारित नहीं होती है, याद रखना है इस चीज को।
निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निर्वात में ध्वनि नहीं गमन करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा इस्पात। अधिकतम की बात की जा रही है तो इस्पात इसका सही जवाब हो जाएगा। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? नेत्रदान किया जाता है तो आंख के कौन हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो वह हिस्सा है कॉर्निया। कॉर्निया का प्रत्यारोपण किया जाता है। कॉर्निया, ये याद रखें, इंपॉर्टेंट सवाल है। 45 नंबर सवाल देखेंगे। साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? तो ये प्रकाश प्रकीर्णन के कारण होते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण साबुन का जो बुलबुला होता है वो रंगीन दिखता है। बृहत संहिता के लेखक पुस्तक और लेखक याद रखना है। तो बृहत संहिता के लेखक की अगर बात करें तो यह 12 मीर हैं। शूद्रक को हम बता चुके हैं, ठीक है। मृच्छकटिकम की रचना की है शूद्रक, ये भी हम कितने बार बता चुके हैं। पाणिनि, ये भी हम बता चुके हैं, ये भी एक लेखक है। रॉबर्स कप किस खेल से संबंधित है? रॉबर्स कप ये फुटबॉल से संबंधित है, रॉबर्स कप। और दूसरा सबसे पुराना फुटबॉल प्रतियोगिता, ठीक है, प्रतियोगिता है ये। कब से यह दिया जा रहा है? 1991 ईस्वी से, याद रखना है। रॉबर्ट्स कप जो है दूसरा सबसे पुराना फुटबॉल प्रतियोगिता है जो कि 1991 से दिया जा रहा है। रॉबर्ट्स कप फुटबॉल से संबंधित है। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज निम्न में से कहां पर स्थित है? डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज ये वेलिंगटन है जो कि तमिलनाडु में है। वेलिंगटन शहर का नाम है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। आगे, राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? देखिए, विधान परिषद और विधानसभा अगर साथ हो तो उसे विधानमंडल कहते हैं, और यह 6 राज्यों में ही है। ये हम करवाए हैं ना, विधान परिषद और विधानसभा 6 राज्यों में स्थित है। 6 राज्यों में स्थित है। कौन कौन है? तो महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, बिहार है, ये उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। 6 राज्य है जहां पे विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। तो विधानसभा तो सब जगह है लेकिन विधान परिषद मात्र 6 राज्यों में ही है। तो इस चीज को भी आप याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो विधानसभा द्वारा जो चुना जाता है 1/3 सदस्य होता है, ठीक है, 1/3 सदस्य, इसे याद रख लें। किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? आज का अंतिम सवाल, किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती रहती है? तो वो है विषुवतीय प्रदेश। दोस्तों, आज का अंक समाप्त होता है। कैसा लगा वीडियो कमेंट कर बताएं। लाइक भी करते हैं तो समझ में आ जाता है कि आपको वीडियो अच्छा लगा। शेयर करना ना भूलें, और अंत तक अगर आप देखे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें अगले दिन के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।